Okay, good morning students. Today we will read the 19th century 1815 1914 यानी कि 19वीं शताब्दी में वर्ल्ड कैसा था, वर्ल्ड का इतिहास क्या था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी तक आते आते वर्ल्ड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंडली का मतलब बहुत पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरैक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वेज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज एंड रिसेप एक्सटर्नल रिलेशन। इस प्रकार जो ये आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक एंड टेक्नोलॉजिकल और तकनीकी जो फैक्टर थे यानी कि जो कारण थे वो क्या हो रहे थे, इंटरैक्ट हो रहे थे इन कॉम्प्लेक्स वे में, यानी कि वो इतने जटिल तरीके से एक दूसरे से जुड़ गई सारी चीज़ें। ठीक है, इंटरैक्ट का मतलब एक दूसरे से जुड़ गई, जिन्होंने क्या कर दिया, समाज को ट्रांसफॉर्म यानी कि पूरी तरह से बदल दिया और एक्सटर्नल रिलेशन को रीसेप कर दिया। और जो विदेशों के साथ जो संबंध थे ना, अन्य देशों के, उसको क्या कर दिया, दोबारा से रूप दे दिया, रीसेप दे दिया। इकोनॉमिस्ट्स आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस। और जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या पहचाना कि 3 प्रकार के जो मूवमेंट हो रहे हैं, 3 प्रकार के वस्तुओं के फ्लो हो रहे हैं, प्रवाह हो रहे हैं विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदान प्रदान में 3 प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, 3 प्रकार के वस्तुओं का या 3 प्रकार से फ्लो हो रहा है इकोनॉमिकली। क्या क्या है? द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड। पहला तो फ्लो क्या है, ट्रेड का, विच इज द 19th सेंचुरी रिफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स, जिसमें कि 19वीं शताब्दी में बताया जाता है कि ट्रेड किस चीज़ का होता था, गुड्स का। गुड्स का वस्तुएं कौन कौन सी, जैसे क्लॉथ और व्हीट, कपड़ा और अनाज। सेकेंड फ्लो इज लेबर। दूसरा फ्लो हुआ किसका, लेबर का, यानी कि मजदूरों का। द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लोगों का माइग्रेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, किस चीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, जो कि आजकल भी जा रहे हैं। अपने यहाँ पे यूरोप में जा रहे हैं, एशिया वाले यूरोप में जा रहे हैं, मिडल वेस्ट एशिया में जा रहे हैं। पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोग क्या कर रहे थे, नौकरी की तलाश में दूसरे देशों में क्या कर रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे। द थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और तीसरे प्रकार का जो फ्लो था वो था कैपिटल का, यानी कि पूंजी का, पैसे का। अब पैसा है ना, लोग एक कंट्री, किसी दूरस्थ कंट्री के अंदर भी, दूर बसे देश के अंदर भी वो थोड़े अवधि के लिए और बड़ी लंबी अवधि के लिए क्या कर रहा था, पैसे लगा रहे थे, वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे थे व्यापार में। ऑल 3 फ्लोज वर क्लोजली इंटरवोवन एंड अफेक्टेड पीपल्स लाइफ मोर डीपली नाउ देन एवर बिफोर। और ये तीनों प्रकार के जो फ्लो थे ना, इन्होंने, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इंटरवोवन थे। उन्होंने लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा गहरे तौर पे प्रभावित कर दिया, जो कि अब तक नहीं हुआ था। आज से पहले, अब से पहले 19th सेंचुरी से पहले इतने ज़्यादा लोग अफेक्ट नहीं होते जितने इस 3 टाइप के इकोनॉमिक्स फ्लो से हुए हैं। द इंटरकनेक्शंस कुड समटाइम्स बी ब्रोकन। इंटरकनेक्शन कभी कभार टूट भी जाता था। फॉर एग्जाम्पल, लेबर माइग्रेशन वाज ऑफ्टन मोर रिस्ट्रिक्टेड देन गुड्स और कैपिटल फ्लोज। कई बार जैसे माइग्रेशन होता है, लोगों का एक स्थान से दूसरे कंट्री में जाना, तो उसको तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था, रोक भी दिया जाता था, सीमाएं लगा दी जाती थी उसके ऊपर। लेकिन जो फ्लो है गुड्स का और कैपिटल का, वो कभी नहीं रुका। येट इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी बेटर इफ वी लुक एट द 3 फ्लो टुगेदर। लेकिन इससे अगर हम इन तीनों फ्लो को देखेंगे तो हम 19th सेंचुरी में जो इकोनॉमिक फ्लो था उसको, उसकी इकोनॉमी को, यानी कि 19वीं सदी की अर्थव्यवस्था को हम अच्छे से समझ सकते हैं इन फ्लो के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट है
वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। अब अंतर्राष्ट्रीय जो इकोनॉमी है यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो अब अपना एक नया रूप अपनाने लगी। क्या किया उन्होंने? ए गुड प्लेस इज स्टार्ट इन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। तो जो यूरोप में जहाँ पे फूड प्रोडक्शन भी और जो कंजप्शन है यानी कि उपभोग है उसमें अब उसके पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। पहले वो क्या कर रहे थे, यूरोप वाले अपने कंट्री के लोगों के लिए ही प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, और उनके ही उपभोग के लिए वो वस्तुएं बनाते थे। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। ट्रेडिशनली ये था पारंपरिक तौर पे कि सभी देश है ना सेल्फ सफिशिएंट थे फूड में। बट इन 19th century ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंट इज फूड meant लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। वाई वाज दिस सो? लेकिन ब्रिटेन में क्या हुआ 19th सेंचुरी में, जो सेल्फ सफिशिएंसी थी यानी कि आत्मनिर्भरता थी ना, वो ब्रिटेन के लिए क्या होगी, लोअर लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, यानी कि उनकी कमाई कम होगी। सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए फूड में भी, खाने में भी, जो भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करते थे अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की पूर्ति पूरी हो रही थी और उनके जो सामान थे वो बिक रहे थे। लेकिन अब उनका लो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लोगों के अंदर है ना आपस में विवाद बढ़ गए, उनकी कमाई कम हो गई। सीधी सी बात यह है। वाई वॉज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ? अब वो सुनो। Population growth from the late 18th century had increased and the demand for food grain in Britain। क्या हुआ? ब्रिटेन में 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। जो वहाँ पे फूड था ना, उनके ब्रिटेन का एरिया तो वही था ना, अब जो जितना उनके पास फूड था उस फूड से उनकी पूर्ति नहीं होती, सप्लाई पूरी नहीं होती लोगों तक। एज अर्बन सेंटर एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रू, जैसे कि अर्बन के सेंटर थे वो बढ़ने लगे और इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रियाँ उद्योग बढ़ने लगे। डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेंट अप, और कृषि के उत्पादों की जो मांग थी वो बढ़ गई। पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइसेस, जिससे कि वहाँ पे फूड ग्रेन यानी कि जो अनाज था, खाने के अनाज थे, उनके प्राइसेस हाई हो गए। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स, अब लैंडेड ग्रुप्स के प्रेशर में आने के बाद यानी कि जो जमीनों के जो ग्रुप बना रखे थे ना किसानों के, द गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। अब उनके रिस्ट्रिक्शन में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, विदेशों से किसी भी प्रकार का कॉर्न यानी कि अनाज ब्रिटेन के अंदर नहीं आएगा। ब्रिटेन के वहाँ के जो व्यापारी थे या किसान थे उन्होंने हड़तालें कर दी, उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशराइज कर दिया कि बाहर से किसी भी प्रकार का अनाज मत मंगाओ, ठीक है, अनाज हमारे पास यहाँ पे बहुत है। तो फिर क्या हुआ, द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉस, और यही इसी कानून को बोलते हैं कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉस। ये कानून, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, कॉर्न लॉ से आपका मतलब क्या है? उसमें क्या है कि जो इम्पोर्ट होता है कॉर्न का उसके ऊपर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा देना, रोक लगा देना। अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ट्रैवलर फोर्स द अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉस। अब क्या हो गया, जो अनहैप्पी थे हाई फूड प्राइसेस यानी कि बहुत ज़्यादा फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब किसानों का जो प्रोडक्ट था ना ब्रिटेन में वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। अब उद्योगपति है उनको तो चाहिए ना फैक्ट्रियों में कच्चा माल। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ड्वेलर्स, और जो शहरों में रहने वाले लोग थे, अब उनके लिए रोटी बहुत महंगी पड़ गई, अनाज उनके लिए महंगा पड़ गया। एंड फोर्स द अबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉ, और वो अब फोर्स करने लगे सरकार के ऊपर कि भाई इस कॉर्न लॉ को आप क्या करो, अबॉलिश कर दो। अब ये कॉर्न लॉ अबॉलिश होगा, फिर ये क्या करेंगे, ये जो कंपनियां हैं ना इनकी, ये विदेशों में जाएगी और वहाँ से फिर ये कच्चा माल लेके आएगी और यहाँ इंडस्ट्री में बनाएगी और फिर इसको बेचेगी। यहाँ इंडिया में तो यही किया था, कंपनी तो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे आफ्टर द कॉर्न लॉ क्या हुआ।